किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम विनोद भाई, आपको भी और कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से राम राम। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, आज तो पूरे पराक्रम में भर रहे हो आप, पूरी सूरवीरता सी में। ऐसी फौजी वाली ड्रेस क्यों पारी आज आपने? धर्मवीर भाई, क्योंकि आज जो है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है और जो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है वो हम सुभाष चंद्र बोस जी की याद में जो है मनाने लग रहे हैं। तो भाई ये तो फिर जोश जुनून होना जरूरी है। देश के लिए, देशभक्ति के लिए जुनून का होना बहुत जरूरी है जी। और इस जुनून के लिए जरूरी है कि इंसान का जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना। बिल्कुल जी। और जहां तक बात है किसानी के कार्यों की, खेती बाड़ी के कार्यों की, तो उसमें जागरूकता देखो, किसान भाई तो अपने मोर्चे पर खड़े हैं। बिल्कुल खड़े भाई। वो खेत में किसान है और सीमा पर जवान है और हम उनकी सेवा में हमने भी हाजिर रहना पड़ेगा। तो आज किसान वाणी के इस अंक में आप क्या क्या जानकारी लेकर आए हो? धर्मवीर भाई, आज के जो किसान वाणी कार्यक्रम में एक तो किसान भाइयों ने बातचीत सुनवाओगे और बातचीत करी है डॉक्टर सुमेर सिंह थे, जो कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में उपकुलपति है। और जो बातचीत का विषय है वो है फल वृक्षों और सब्जियों की देखभाल किस तरह करें। तो ये बातचीत मैं कर लूं डॉक्टर साहब से? बिल्कुल आप करो, अगर आपको हो तो। नहीं जी, बिल्कुल आप बात करो डॉक्टर साहब से। तो फिर भाइयों को भी सुनवा दें। जी जी। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर सिंह जी से। आप महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय उचानी में पदासीन हैं, उपकुलपति के पद पर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि अपने हरियाणा में भी बागवानी का कार्य बहुत अच्छे तरीके से उठा हुआ है और बागवानी का कार्य हो भी रहा है। और अब तो आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि एक ये यूनिवर्सिटी बनी है, तो इस यूनिवर्सिटी से और भी ज़्यादा बागवान भाइयों को भी उम्मीदें जगी हैं डॉक्टर साहब, कि एक विशेषज्ञ के हाथ में और ये कार्य आया है। तो बागवान भाइयों के लिए भी आप संदेश दें डॉक्टर साहब, कि भाई जो बागवान भाई हैं किस तरीके के बाग लगे हुए हैं, किस अवस्था में बाग के पौधे हैं और उनको इस मौसम में आकर के क्या देखभाल करनी चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए धर्मवीर भाई जी, ये एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है कि ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित किया गया है जी। इससे हमें उम्मीद है कि जो बागवानी के क्षेत्र है वो बढ़ेगा और जैसे ही बागवानी का क्षेत्र बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और इससे एक और फायदा बहुत ज़्यादा होगा, वो ये होगा कि पानी की बचत होगी। क्योंकि बागवानी की जितनी भी फसलें हैं उनमें एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, वो बहुत ही कामयाब है।
और उसमें 60% तक पानी की बचत होती है जी। और उसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी 85% तक अनुदान देती है। 85% तक? 85% तक अनुदान। यानी कि रुपए में से 85 पैसे सरकार देगी हाँ। और 15 पैसे किसान ने खर्चने हैं। किसान ने खर्च करने बहुत हैं। अच्छी बात है। तो ये तो एक जो बदलाव करना है हम्म। तो वो उसके लिए बागवानी की फसलों की तरफ हरियाणा के किसानों को करना चाहिए जी। और इसमें मुख्यतः जितने भी हमारी फलों वाली भी सब्जियां हैं और फलों वाली जितनी भी फसल हैं और सब्जियां हैं, फूलों की है खेती जी। और मेडिसिनल प्लांट जी। वो है और दूसरे जैसे व्यवसाय बागवानी के ही अंतर्गत आते हैं, मशरूम है, हनी बी है जी। तो मैं किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान दें। जी। इसमें हमारी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बनी रहेगी और एक जो माल न्यूट्रिशन की जो कमी है खासकर बच्चों में और औरतों में, जी जी, तो अगर फल फ्रूट ज़्यादा खाएंगे, सब्जी ज़्यादा खाएंगे जी, तो वो भी दूर होगी। कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि बीमारियों से लड़ने के लिए हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनके साथ साथ अगर हम फलों की तरफ आएँ, सब्जियों की तरफ आएँ, सब्जियों में सलाद खाएँ, फल खाएँ, तो उतनी ही दवाइयों की मात्रा घटती चली जाएगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल घटती जाएगी। हाँ। और स्वस्थ आदमी रहेंगे जी। और हरियाणा में तकरीबन मुख्य जो फलों की वाली सब्जी है उनमें आम, अमरूद, किन्नू और आंवला है। तो ये और सब्जियों में तकरीबन फूल गोभी इस सीजन में, जी जी, प्याज, आलू, टमाटर और मिर्च, ये सब्जियां जी उगाई जाती हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बात और मन में आ रही है, कहो तो अगर आप आदेश दो तो पूछ लो। नहीं बताओ कि ये जो बागवानी है, हाँ जी, तो क्या ये दूसरी फसलों के मुकाबले फायदेमंद है या फायदेमंद है तो फिर वो कैसे है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने भी की है, बाहर भी की है जी। बाकी जितनी भी पारंपरिक खेती हमारी है जी, उनसे बागवानी में 2 से 3 गुना तक ज़्यादा आमदनी है। 2 से 3 गुना तक आमदनी ज़्यादा है। और उसका केवल एक ही इसमें बात आती है कि मार्केटिंग जी। अब मार्केटिंग की जहाँ तक हम बात करें जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे जोर भी दिया है और काफ़ी पैसा इस तरफ डाइवर्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का। बहुत अच्छे। और उसका क्या फायदा होगा, अगर मार्केट रेट कम है, जब बाजार में कोई भी सब्जी आती है या फल आते हैं तो मार्केट रेट कम हो जाता है। हाँ जी। किंतु अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग प्लांट लगते हैं, वहाँ पर हमारे कोल्ड चेन लगते हैं, पैकेजिंग हाउस बनते हैं, ग्रेडिंग हाउस बनते हैं, तो वहाँ पर उसको रखा जाता है और जब रेट ठीक हो तब उसको आगे बेचा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी हरियाणा सरकार ने पहल की है और ये एफपीओ के थ्रू ये प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। ये एक दूरगामी सोच है डॉक्टर साहब। दूरगामी सोच है और इसमें निश्चय ही मतलब जो बागवान भाई हैं उनके फलों की और उनकी जो सब्जियां लगाने वाले भाई हैं, सब्जी उत्पादक भी, उनकी भी सब्जियों के जो रेट हैं वो अच्छे मिलेंगे और उनको बिल्कुल वास्तव में फायदा होगा डॉक्टर साहब। और एक जैसे मैंने बताया था ना अभी, पतझड़ वाले जो फल हैं उनको लगाने का समय, उनकी काट छांट का भी यही बढ़िया समय है। अगर बड़े पौधे हैं ना, हाँ, तो उनको इसी समय ही कटाई छटाई का काम करना चाहिए जी। और एक बहुत ही जरूरी है, जितने भी पतझड़ वाले अब पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, उनमें पोषक तत्व देने का, खाद देने का जी। और वो खाद तकरीबन इस समय एक तो सिंगल सुपर फास्फेट जी और म्यूरेट ऑफ पोटाश, 2 खाद अवश्य देने चाहिए जी। तो अगर हम फिर जब बात खाद की आई है तो जैसे 1 एकड़ क्षेत्र में बाग है, तो उसमें डॉक्टर साहब किस तरीके से मतलब निश्चय करा जाए कि भाई एक पौधे को कितना हम खाद दें? देखिए इसमें एक तो अलग अलग पौधों की संख्या होती है। हाँ जी। और वो पौधों की जो संख्या है वो तकरीबन
जितने भी हमारे फलदार पौधे हैं या दूसरे पौधे हैं वो किसी में 1 एकड़ में जैसे आम के पौधे हैं वो कम आएंगे जी और दूसरे पौधे हैं वो ज़्यादा आएंगे। जी जी तो उन हिसाब से अगर हम पौधों के हिसाब से हम खाद डालते हैं जी तो हमें पहले देखना पड़ेगा भी हमने पहले कितना डालना है। एक तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि 25 किलोग्राम जो गोबर की खाद है तो वो हम एक पौधे को दे दें जी और तकरीबन लगभग 500 ग्राम फास्फोरस और 650 ग्राम के लगभग पोटास जी। तो ये एक आड़ू के, अलीचे के, अनार के, सहतूत के लिए ये मैंने खाद की मात्रा बताई जी और इनको डालकर फिर गुड़ाई करके और फिर सिंचाई अवश्य कर दें और इसमें लगभग 300-350 ग्राम पोटास की खाद की। जी डॉक्टर साहब, मतलब कहने का ये कि हर एक पौधे की खुराक न्यारी न्यारी होगी। हाँ तो इसमें जब बागवान भाई को लगे कि भाई अब मैं भाई इसके बारे में मेरे को पता नहीं, हाँ तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो बागवानी विभाग से संपर्क कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बजाय इसके कि भाई वो अपना अंदाजा चलाए। हाँ ज्यादा दी गई खाद तो भी नुकसान हो जाएगी और कम दी गई तो पौधे को पूरी खुराक मिलेगी नहीं। तो इसलिए वो जानकारी अवश्य हासिल कर ले। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। तो इसके अलावा आप बागवान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहोगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैं एक और सलाह ये देना चाहूँगा क्योंकि बागवानी फसलों पे भी खासकर जो हमारे छोटे पौधे हैं उन पे भी पाले का असर बहुत पड़ता है। बहुत पड़ता है। तो कैसे बचाना? जैसे छोटे लीची के हैं, आम के हैं, नींबू के हैं, पपीते के हैं, तो ये बहुत संवेदनशील होते हैं पाले के प्रति जी। और इनको बचाने का एक ही तरीका है, एक तो या तो हल्की सिंचाई करते हैं, हल्की सिंचाई, हाँ, और शाम के समय थोड़ा धुआं कर दें। जी ठीक है जी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे हम पाले से इसको छोटे पौधों को बचा सकते हैं। और कई बार हमारी नर्सरी होती है छोटी, तो उनको हमें ढक देना चाहिए ताकि जो पाले है उसका असर ना हो। यानी कि 3 तरीके से हम अपने छोटे पौधों को बचा सकें। एक तो हल्का पानी देवें, हाँ, दूसरा हम सांझ के टाइम मतलब ना भी धुआं कर दें, हाँ, और तीसरा आपने बताया कि उनको फिर कुछ ओट कर दें, उनको ढक दें। वो पराली के वो बनाया करते, हाँ जी, उस तरीके से या कोई टाटी वगैरह से उनको मतलब ढकें। खासकर नर्सरी को ढकना जरूरी है। जी 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 डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, अब बागवानी की बात, तो उसमें बागवानी में और भी कुछ आप कहना चाहते हो डॉक्टर साहब? मैं थोड़ा फिर सब्जियों के बारे में भी कहना चाहूँगा क्योंकि सब्जियों का भी बहुत एरिया है। जी डॉक्टर साहब। और उसमें जैसे कि अब आलू है। एक तो मैं ये चाहूँगा क्योंकि हमने पीछे भी बहुत कहा कि आलू का बीज बढ़िया होना चाहिए जी, और इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है जी। तो उसके लिए जो दूसरे पौधे हैं, दूसरी किस्म के हैं या कोई और दूसरे हैं, तो उनकी उसमें से निकाल देने चाहिए। जी डॉक्टर साहब। एक तो अब ये काम करना पड़ेगा जी। और इसमें एक मतलब निरीक्षण जरूर करें उसका हर बार, मतलब तो कोई भी बीमारी आड़ा पौधा हो उसको भी निकाल दें। जी जी। दूसरा एक मतलब खुदाई जरूर करें जी, ताकि उससे खुदाई से एक तो सारे खरपतवार भी खत्म हो जाए। हाँ। और खुदाई से इस समय आलू में क्या फायदा होगा, जो आलू का छिलका थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। जी 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 जी। यानी कि निराई करके फिर माटी चढ़ा दें। माटी चढ़ा दें जी। और प्याज में तो खासकर अब लगने वाली है दिसंबर के जनवरी महीने में। जी। तो वो प्याज की जो रोपाई करेंगे उसमें एक ध्यान रखें कि 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का और 10 सेंटीमीटर से पौधे का दूरी रखकर उसकी वो रोपाई करें। जी डॉक्टर साहब। तो ये, और एक जब भी हम कोई भी प्याज की जैसे करते हैं जी जी। तो उसमें भी खरपतवारों की समस्या ज़्यादा है। अच्छा जी। तो उसमें क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई करते हैं, और जब हम छोटी स्टेज में निराई गुड़ाई करते हैं तो प्याज के पौधे भी उसमें कट जाते हैं। हाँ, ये तो बात है डॉक्टर साहब। जी। तो इसलिए मैं किसानों को यही कहूँगा कि शुरू में खरपतवारों को रोकने के प्याज के मतलब वीड जमने से पहले तो पेंडीमेथिलीन का स्प्रे कर दें 500 ग्राम 1 एकड़ में। जी डॉक्टर साहब। तो उसमें डॉक्टर साहब एक और सवाल पूछना था कि जैसे प्याज की रोपाई है
तो रुपाई करने से पहले भी क्या ये पेंडामेथिलिन का स्प्रे हो सकता है? नहीं, पहले नहीं हो सकता, क्योंकि पेंडामेथिलिन एक ऐसी दवाई है, अगर इसको स्प्रे करने के बाद हम डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर इसकी एफिकेसी घट जाती है जी। यानी कि पहले प्याज की रुपाई कर दें, उसके बाद इसका फिर पानी लगा दो, पानी लगा दें, और फिर इसका स्प्रे कर दो जब पत्थर में मतलब थोड़ा बत्तर आते ही स्प्रे कर दो, उससे फिर खरपतवारों पे कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। और लहसुन है जैसे, जी जी, तो लहसुन में तो यही है कि अच्छी उपज के लिए जो सिफारिश हम करते हैं उर्वरक वो तो डालने चाहिए, किंतु इस समय एक जैसे कि मैंने बताया तो थोड़ा हल्का पीलापन है, तो वो जिंक का और यूरिया का स्प्रे अवश्य करें। जिंक और यूरिया का स्प्रे जरूर करें, जरूर। इससे ये जो फसल का पीलापन है ये खत्म होगा और अच्छी बढ़ोतरी भी होगी। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, और एक और जैसे कि कई किसान भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर हम जो ये अगेती सब्जियों की पौधे लगाएंगे, कद्दू जातियाँ जैसे इसमें आपके आगे बेल वाली सब्जी जितनी भी आती हैं जी, तो उनकी अभी मतलब जैसे छप्पन, कद्दू, ककड़ी, खरबूजा कई हैं, तो जनवरी में उनकी मतलब स्टार्ट करके कहीं अलग से नर्सरी तैयार कर ले जी, और फिर उनको जैसे ही फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो उस समय उसको लगा दे, तो उससे उनका काफ़ी समय बच जाएगा, और जब रेट ज़्यादा होता है उस समय ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी और किसान भाई फायदा उठा सकें। किसान भाई फायदा उठा सकें। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि इनकी भी पहले थोड़े छोटे अलग अलग पौधे लगा लें, इनके पॉलीथीन के थैले से तैयार करके उनके अंदर बीज चोब लें, मतलब वातावरण उसको थोड़ा सही मतलब तापमान मिले, और फिर जब थोड़ा तापमान ठीक हो तो फिर उसको आगे बो दें। और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए भी वही तरीका है जी, हल्की सिंचाई करें जी, धुआं करें। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपने हमसे बातचीत की, किसान भाइयों के लिए बेशकीमती जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई। जी धर्मवीर भाई। तो डॉक्टर साहब ने देखो कितने अच्छे तरीके से और बागवान भाइयों के लिए भी सलाह दी, और जो भाई की खेत जी 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 जो सब्जी उत्पादक हैं उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से और अच्छे से समझाया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप जो ये वर्दी पहन रहे हो, तो ये वर्दी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तो शान में है ही है। बिल्कुल धर्मवीर भाई। शान में उन फौजियों के भी है जो देश की सीमा पर खड़े हैं, और उनके भी शान में है जिन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो धर्मवीर भाई कुछ देशभक्ति से जुड़ा क्यों ना कोई एक लोकगीत सुनाओ आप। तो भाइयों को भी सुनवा दें फिर तो। जी। शहीद तेरी कुर्बानी ने आज हिंद का मान बढ़ाया, गोली खाई छाती पे ना पाछे कदम हटाया। सूरवीर से लाल हिंद के मरने तना डरते रहे, डटे सीमा पे खड़े रहे से देश की रक्षा करते रहे। वही दुश्मन धोखे बाज याद यो कदम यूरे ने धरते रहे, मारे सिपाही खून बहाके काल का खप्पर भरते रहे, गर्दन पे बांधते रहे जो मारी ओढ़ लखाया।
कदम हटाया। और खतरे में से लाज वतन की मट्टी करती आज पुकार। घर में बैरी आने बड़ाई पे उल्टाई उसने कर दो बहारे। राखी बांधी रही से बना बाई हो रहा रण में त्यार। करे यारता औरत कहरी जल्दी जंग में जा बरतारे। दुश्मन के दिए शरण तार वो किसका फिर भकाया। गोली खाई छाती में ना पाछे कदम हटाया। वसीम का हाल बता दूं। पहाड़ा पे छिड़री तकरार। दुर्गम राई ऊंचे पर्वत मानस हो जा सैलाचार। अरे ऊपर बैरी चपके बैठा धोखा दे के करता वारे। दाड़ रहे उड़े शेर हिंद के दुश्मन से म्या सुन ललकारे। गोलियां की ओरी बोछार इसा घमसान मचाया। गोली खाई छाती पहना पाछे कदम हटाया। और सबकी गलियां भाईचारा हम राखना चावासा। बराबर याले भाई ते हमें प्यार की पींग बढ़ावासा। जय हमने कोई कायर समझे उसने मजा चखावासा। रामदारी कहे खटकड़िया हमें सूर्या के गुण गावासा। शहीद कोशिश जो गावासा जिन्हें अपना फर्ज पुगाया। गोली खाई छाती पे ना पाछे कदम हटाया। गोली खाई छाती पे न पाछे कदम हटाया। ये पराक्रम की बात है जी धर्मवीर भाई। पराक्रम दिवस आज राष्ट्र मना ही रहा है और नेताजी की याद में जी। और गुलाब सिंह खंडेलवाल की आवाज में आपने वो बड़ा अच्छा लोकगीत सुनाया, तो भाइयों को जरूर पसंद आया होगा। और साथ में जिक्र कर ले मौसम का, तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल की बात करें तो जो कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और बरसात के बारे में क्या अनुमान है? कल जो है दिन साफ होगा जी, आसमान साफ क्लियर होगा जी। और एक चर्चा और कर लें धर्मवीर भाई चलते चलते। चर्चा तो देखो विनोद भाई
किसान भाइयों की जिस बात में बेहतरी है वो बात जरूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और बेहतरी इस बात में है कि जैसे जिन भाइयों ने पशु पाल रखे हैं जी, तो एक तो हमारा तरीका वो प्राकृतिक तरीका है पशुओं को गर्भित करवाने का। हाँ, जो भगवान की देन है, जो जी प्राकृतिक है जी, कुदरती तौर पे जो होता है जी, कि पशु को पशु से मिला लेते हैं। जी जी, और दूसरा तरीका है कृत्रिम गर्भाधान का, बिल्कुल भाई, कि एक अच्छी नस्ल के पशु का जो से अपने पशु को गर्भित करवा लिया जाए जी। और अच्छी नस्ल के जो वो सांड हैं, बछड़ू हैं, कटड़ू हैं, वो आगे पैदा हों, अच्छा मतलब ना पशुओं को मतलब ना आगे नस्लें सुधरें। जी तो इस कड़ी में जो वैज्ञानिक हैं जी धर्मवीर भाई, वो कहते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान जो है वो बहुत फायदे का सौदा है। जी, वो कैसे फायदे का सौदा है इसके बारे में आज भाइयों को थोड़ा सा इशारा कर लें जी जी धर्मवीर कि भाई। भाई किस तरीके से फायदा है। और धर्मवीर भाई जो है, अगर इसकी जो वैज्ञानिकों ने बताया उसके जो फायदे हैं, जी। एक तो जो कृत्रिम गर्भाधारण का जो तरीका है, एक उसमें जो है अच्छी नस्ल वाला जो सांड है उसके जो है हम उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक साल में वो 50 से 60 गायें जो भैंस है उनने वो गर्भित कर सके हैं। लेकिन जो कृत्रिमिक तरीका है उसमें हम जो है हजारों गाय या भैंस जो है उनको हम जो है उन्नत किस्म के जो है बछड़े और बछड़ियां जो उनसे हम ले सके हैं। मतलब कहने का ये कि एक ही पशु से, एक जी, ही सांड से या जोटे से अगर हम वो चाहे वो हिसार में हो चाहे वो कहीं भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, और हम कहीं भी बैठे हों तो उसका फायदा दूर बैठे भी हम कृत्रिम गर्भाधान के जरिए ले सकते हैं। जी बिल्कुल जी। और धर्मवीर भाई साथ में जो है इस विधि में ना तो किसान भाइयों को जो है ज़्यादा खर्चा भी आंदा और साथ में जो है परेशानी है, मेहनत है, वो भी जो है वो कम पड़ा है। बिल्कुल। और साथ में जो अगर मान लो कोई उत्तम किस्म का जो सांड था उसकी मौत भी हो जाए तो उसका जो है वीर्य जो वो संभाल कर रखा जा सके लंबे समय तक, ताकि जो बाद में भी है वो कृत्रिम गर्भाधारण में उसकी मदद ले सके। बल्कि विनोद भाई जो ये इस तरीके के जो काम जो है वो वैज्ञानिक स्तर पे या जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लैबें हैं वहाँ पर ये काम हो भी रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, उनको संरक्षित रखें। और वो इसीलिए हो रहे हैं कि भी ताकि जो पशुपालक भाई हैं उनके पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नस्ल के जो आगे होने वाले जो पैदा होने वाले जो बछड़ू हैं वो अच्छी नस्ल के पैदा हों। बिल्कुल भाई जी। और धर्मवीर भाई इसके अलावा जो विकलांग गाय भैंस हैं या फिर जो विकलांग सांड है तो उनका भी जो हम कृत्रिम गर्भाधारण करवा सके हैं, जो प्राकृतिक तौर पर संभव नहीं हो पा रहा तो वो कृत्रिम रूप से करवाया जा सके हैं। देखो ये कितना बड़े फायदे की बात। जी जी। और धर्मवीर भाई इसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधारण की विधि है उसमें जो नर तक जो मादा है या मादा तक जो नर में फैलने वाले जो संक्रामक रोग है उनसे भी बचाव किया जा सका है। तो आप छोटे में क्या कहना चाहोगे पशुपालक भाइयों को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, तो आप क्या कहना चाहोगे? धर्मवीर भाई अगर संभव ना हो रहा हो कहीं भी प्राकृतिक रूप से तो कृत्रिम गर्भाधारण की तरफ जरूर जाना चाहिए। मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं? हाँ, कोई नुकसान नहीं है। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भाई अब किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हो जा रहा है। जी, अच्छा भाइयों, राम राम।